साथियों नमस्कार। आज हम लोग मौर्य स्तंभ तथा शीर्षक भारतीय कला में बात करेंगे। अत्यंत चमकीली शीशे जैसी ओप वाले एक पत्थर के बने सुंदर शीर्षक या परगहा भव्य और भारी स्तंभ मौर्य काल के उत्कृष्ट नमूने हैं। उनमें से अधिकांश धर्म और कला के चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक के लोकोत्तर धर्म संदेश अर्थात जो उन पर उत्कीर्ण है, और कला संदेश अर्थात जिसके लिए वे स्वयं उत्कीर्ण हैं, कि आज भी व्यापक उद्गाता है। ये न केवल औद्योगिक कुशलता के साथ साथ कला और वास्तु की उत्कृष्टता के परिचायक हैं, अपितु निर्माता की मौलिक चेतना या चिंतना के भी साक्षी हैं। 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी में फाहियान जब भारत आया, अशोक से लगभग 640 वर्ष बाद में, तो उसने 2 स्तंभ श्रावस्ती के जैतवन विहार में, एक संकिसा में, एक कुशीनगर में और 2 पटना में देखे थे। और 7वीं शताब्दी में जब हिमसांग भारत में आया तो उसने अपने विवरण में लिखा है कि मैंने अशोक के 14 स्तंभ देखे। लेकिन 1911 में वी.ए. स्मिथ ने एक सूची बनाई, एक लेखा जोखा तैयार किया, और उसमें वर्तमान में जैसे जैसे मिलते जा रहे हैं, जोड़ी जा रही हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। एक अनुमान है कि अशोक के द्वारा खड़े कराए गए इन स्तंभों की संख्या 30 से अधिक रही होगी, जिनमें अपने अवशिष्ट आकर्षक पशु शीर्षकों की दृष्टि से कला के अध्ययन के अंतर्गत हम कुछ का ही विस्तृत वर्णन करते हैं या किया जा सकता है। इनमें वैशाली का सिंह ध्वज, शंकिसा का हस्ती ध्वज, रामपुरवा का वृषभ ध्वज और सिंह ध्वज, लौरिया नंदनगढ़ का सिंह ध्वज, सांची का सिंह ध्वज और सारनाथ का सिंह ध्वज। मौर्य स्तंभ जो हैं, हम अगर लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ की बात करें तो उसको 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला उसकी लाठ और दूसरा शीर्षक। और ये जितने भी स्तंभ हमें मिलते हैं सभी चुनार के पत्थर से निर्मित हैं, जो धूमिल पीले बलुआ प्रस्तर है। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि एक ही पाषाण खंड से निर्मित हैं। जमीन में गाड़ा गया है इनको, ऊपर से नीचे तक गोल, और मोटाई में नीचे से ऊपर तक मोटाई जो है नीचे से ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो घटती चली जाती है। इस प्रकार का इनका एक आकार प्रकार हमें देखने को मिलता है। इसको स्थापत्य कला की भाषा में गोपुच्छ या गाउदुम कहा जाता है। स्तंभ की जो आकृति है उसकी तुलना हम गाजर, मूली या हाथी की उल्टी सूंड से कर सकते हैं, जो नीचे मोटी और क्रम से ऊपर या आगे की ओर पतली होती चली जाती है। ये जो लाठ जो हैं, ये अशोक के जो स्तंभ जो हैं, ये 30 से 40 फीट ऊंचाई लिए हुए हमें मिलते हैं, और इनका भार जो है वो 1000 से 1200 मन से कहीं ज़्यादा अनुमानित है। इनका तक्षण इतना सच्चा है मानो खरात पर चढ़ा कर उतारे गए हों, तराशे गए हों। गुप्त युग के लोगों को भी स्वच्छंद आकाश के नीचे खड़ा हुआ मौर्य स्तंभ, जैसा कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि अपनी भव्यता की दृष्टि से ऐसा लगता था मानो पृथ्वी ने स्तंभ के रूप में स्वर्ग की ओर अपना ही एक हाथ ऊंचा उठा दिया है
सबसे बड़ी विशेषता नीचे से ऊपर तक चढ़ी हुई ओप है, जिस पर आज भी आंख नहीं ठहरती है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में ये स्तंभ जो हैं वो यक्षों की कृति माने गए हैं। तो हिंसांग ने इसकी चमक दमक यशब के जैसी बताई है। 7वीं शताब्दी में लैमकोरिये नामक एक यात्री भारत में आए थे, तो दिल्ली के खंभों को उन्होंने तांबे के बने हुए समझ लिया था। दिल्ली टोपरा के जो 2 अशोक स्तंभ हैं उनको देखकर उसने ये सोचा कि देखो ये तांबे के हैं, इतनी अच्छी चमक है। ये कैसे संभव हुआ ये समझना आज भी मुश्किल है कि भारी भरकम लाटों को पत्थर का काम करने वाले कैसे संभालते और उकेरते थे और किस कारीगरी से चमकाते धमकाते थे। साथ ही इन शैल स्तंभों को चुनार या मिर्जापुर की कार्यशाला से वैशाली, टोपरा, सांची, मेरठ जैसे दूरस्थ स्थानों तक बिना खरोच लगे ले जाना स्वयं में एक ऐसा चमत्कार है जो बेजोड़ है और शायद आज 20वीं 21वीं सदी की यांत्रिक शक्ति के भी बाहर है। इस काम में तत्कालीन जो कारीगर जो हैं, शिल्पी जो हैं, उनका जज्बा दिखाई देता है, उनका उत्साह दिखाई देता है, उनका अपना भरोसा दिखाई देता है कला के ऊपर। उनके पास में एक लक्ष्य दिखाई देता है जो एक स्थान से चुनार या मिर्जापुर से दुर्गम स्थानों तक उस लाट को ले गए, तराश कर वहाँ उन्होंने खड़ा किया। हम तत्कालीन मौर्य युगीन जो कारीगर जो हैं, हमारे शिल्पी जो हैं, उनका जज्बा, उनका उत्साह, उनका भरोसा, उनका लक्ष्य देखने लायक था, जो आज की यांत्रिक शक्ति के काबू की बात नहीं। हम देखते हैं ये शैलस्थी या लाट के ऊपर अधिष्ठित एक समूचे प्रस्तरखंड का बना शीर्षक स्तंभ का सिरमौर भाग था, जिसे लाट के ऊपर स्तर बैठाने के लिए तांबे का कूड़ा तक काम में लाया गया। बनावट के विचार से परगे है या शीर्षक के कई भाग किए जा सकते हैं। पहला, मेखला या कभी कभी रस्सी के बैठन नुमा खांचे से युक्त गेंडूरी, जो लाट के ठीक ऊपर आती है, अर्थात स्तंभ के शीर्ष भाग पर आती है। कभी कभी दोहरी भी मिलती है। दूसरा, बैठकी या बैठक, जिसे प्राय घंटाकृति भाग कहा जाता है, किंतु जिसे पूर्ण घट भाग कहना अधिक उचित है, जिसमें बाहर की ओर निकलती हुई कमल पंखुड़ियां बनी है। ऐसे घट पल्लव भाग, इसे घट पल्लव भाग या पद्माकृति अधिष्ठान भी कहते हैं। तीसरा, कंठा या चक्रवाल, जिसे पूर्ण घट की कल्पना में घड़े के गले में बंधी मेखला कहा जाएगा। इस पर रस्सी की ऐंठन या अलंकरण मिलता है हमें। चौथा, वर्गाकार चौकोर फलक या अंड, जिसे हम चौकी कहते हैं सामान्यतः। इस पर प्राय पशु, हंस, मुचकुंद यंत्र, ताड़पत्र, पद्मपत्र आदि अलंकरण उत्कीर्ण मिलते हैं। और पांचवा, शीर्षक पशु। मौर्य स्तंभों पर शीर्ष स्थानीय हाथी, सिंह, वृषभ आदि में से कोई एक पशु या पीठ सटाकर बैठे चारों की संख्या में वृषभ या सिंह हमें मिलते हैं। यद्यपि ये मौर्य स्तंभ आकार प्रकार में प्राय एक जैसे हैं, तथापि उनकी रचना की सफाई, शिल्प के कौशल और शीर्षक पशुओं के स्वरूप में पर्याप्त भेद मिलता है। अलग अलग जगह अलग अलग पशुओं को जो है शीर्ष भाग पर बैठाया गया है, जैसे बसाठ, बखीरा या वैशाली का सिंह स्तंभ, संकिसा का हस्ती स्तंभ, रामपुरवा में सिंह और वृषभ स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ में सिंह स्तंभ, सारनाथ में सिंह स्तंभ मिलते हैं हमें।
बहुत सारे हैं हमारे पास में। हाँ, हम केवल यहाँ पे सारनाथ के सिंह स्तंभ की चर्चा करेंगे, जो कला की दृष्टि से सर्वोपरि है, महत्वपूर्ण है, सर्वोत्कृष्ट है। सारनाथ का सिंह स्तंभ, जहाँ बुद्ध के धर्म परिवर्तन और 4 आर्य सत्यों के व्याख्यान की पुण्य भूमि थी। अशोक द्वारा स्थापित 4 सिंहों वाला स्तंभ शीर्ष मौर्य कला का प्रसिद्ध और सर्वोत्तम उदाहरण है। इसकी यष्टि कई टुकड़ों में खंडित अपनी मूल अवस्था में आज भी मौजूद है, जिस पर अशोक का संग भेद लेख खुदा है। वर्तमान में सिंह शीर्षक स्थापत्य वहीं स्थापित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संग्रहालय में सुरक्षित है। ये शिल्प की पराकाष्ठा का अप्रतिम प्रतीक है। सारनाथ का जो पिलर जो अशोक स्तंभ जो था वो 15.25 मीटर ऊंचाई लिए हुए था, करीब 45.75 फीट। आज भी अपने मूल स्थान पर 2.03 मीटर टूटा हुआ डंडा खड़ा है। लाट का व्यास 0.71 मीटर था और ऊपर 0.56 मीटर का था। हम अशोक स्तंभ के शीर्षक की बात करें तो शीर्षक की ऊंचाई 7 फीट है, चौड़ाई 3 फीट 10 इंच है और इसके 3 भाग हैं। नीचे पद्माकृति अधिष्ठान, ऊंचाई उसकी 2 फीट है। बीच में गोलंड, जिसकी ऊंचाई 1 फुट 1.5 इंच है और उसके ऊपर पीठ सटाकर बैठे हुए 4 सिंह, जिनकी ऊंचाई 3 फुट 1 इंच है। लंबी शैलयष्टि अर्थात लाट के सिरे पर पंखुड़ियों से ढका हुआ कमल का अलंकरण है। इसमें बहुत बारीकी से उत्कीर्ण किया गया है। सादे कंठ पर गोलंड फलक भाग अन्य शीर्षकों की तुलना में कहीं अधिक विकसित और विशिष्ट हैं। यह अपने में एक बेजोड़ शिल्पाकृति है। इस पर 4 दिशाओं में 24 अरों वाले 4 धर्मचक्र और 4 अवतार दिशाओं में 4 पशु अंकित हैं। महा अजानेय अर्थात श्रेष्ठ नस्ल के पशु हाथी, घोड़ा, वृषभ और सिंह। गोल फलक के ऊपर 4 दिशाओं में उन्मुख 4 सिंह कुशलता के साथ निर्मित किए गए हैं। वस्तुत उनकी पीठ आपस में सटी हुई है, मात्र अग्रभाग ही दृष्टिगोचर होता है। यद्यपि हम देखते हैं कि ईरान में भी पशु शीर्षकों का प्रचलन था। हक्कानी सम्राटों के द्वारा 4 पशुओं के संघाट की कल्पना की गई थी, लेकिन यहाँ ये भारतीय कल्पना अपने आप में शिल्पियों की अपनी निजी देन है और विश्व कला के इतिहास में एक बेजोड़ वास्तु है। हमें सलीमपुर से एक ऐसा ही फलक मिला है जिसमें 4 सांडों वाला प्रगाह भी बना हुआ है, लेकिन हम यहाँ सारनाथ की बात कर रहे हैं। ऊपर सिंहों के चेहरे सम्मुखदर्शी हैं, खुला मुख, नाक की जड़ से उभरती हुई वक्र रेखात्मक मूछें, आँख और ऊंचे माथे के साथ वे निश्चय ही प्रभावोत्पादक हैं, पर एक ही सांचे में ढले हुए हैं और उनके अंग अलंकारिक जान पड़ते हैं। सिंहों की पलकों में बारीक छेद हैं, जिनमें अटकाई हुई पिनें किसी समय अक्षगोलकों में जड़े हुए माणिक्य या रत्नों को रोकने का काम देती थी। इन सिंहों के मस्तिष्क के ऊपर बीचों बीच कटे हुए गोल खांचे में बैठाया हुआ एक बड़ा धर्मचक्र था, जिसका व्यास 32 इंच था, जो इस समय टूट गया है। केवल उसके 5-6 टुकड़े प्राप्त हुए हैं। उनसे इतना तो निश्चित ज्ञात होता है कि उस धर्मचक्र में 32 आरे या 32 तिलियां रही होंगी। सिंहों के शरीर के ऊपर लहरदार केशर, एक एक बाल बड़ी बारीकी और चारुता से दिखाया गया है, जो सौंदर्य को दूना कर देता है।
सारनाथ सिंह शीर्षक के तक्षण की रेखाएं और धारियां बड़ी तीखी और पैनी हैं। इसी कारण मस्तिष्क पर उनका अत्यंत विविधतक चित्र अनायास उभर आता है। साथ ही रेखाओं के गणितीय विभाजन तथा संपूर्ण शीर्ष की ऊंचाई गोलाई का एक सूत्र में निश्चित विनियोग अपनी पराकाष्ठा पर है। यही पूर्व सिद्ध निश्चितता कला पारखी के दृष्टिकोण भेद से इसकी आदर्श परख यथार्थता या रूढ़िवादिता बन जाती है। चारों दिशाओं में सिंहों की समान दृष्टि है। सर जॉन मार्शल कहते हैं, शैली और कारीगरी दोनों दृष्टियों से यह सर्वोत्कृष्ट है। इसकी नक्काशी भारतीय शिल्प में अद्वितीय है और मेरे विचार में प्राचीन संसार में कोई चीज़ इस क्षेत्र में इससे बढ़कर नहीं बनी। बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही भारतीय विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि ये शिल्प की कविता उस युग के महान मस्तिष्क की उपज है। इसकी भाषा सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली है। सबसे ऊपर पीठ सटाकर उकड़ू बैठे हुए 4 बर्बर केसरी सिंह हैं। वे प्रताप और दुर्धर्ष शक्ति की साक्षात मूर्ति हैं। सिंहों के सिर पर बीचों बीच एक धर्म चक्र था। नीचे मंडलाकार चौकी पर 4 धर्म चक्र और 4 गतिशील पशु हैं। चौकी के नीचे पंखुड़ीदार कमल का आधार है। स्थिति और गति एवं अपराजित शक्ति का इतना सुंदर कलात्मक समन्वय अन्यत्र और किसी युग में प्राप्त नहीं होता और न इतने सरल और संक्षिप्त रूप में उसकी कल्पना ही की जा सकती है। ऐसा है हमारा सारनाथ का सिंह स्तंभ, जिसको भारत सरकार ने राज्य की चिन्ह घोषित किया है। धन्यवाद।